हेलो स्टूडेंट, आराध्या डिग्री कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जल के बारे में। जल की कठोरता, मृदुता, इसका शुद्धिकरण, जल कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जल जो है वह हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी कि जल को क्या कहा गया है? जल ही जीवन है, ये आप जानते हैं। यानी कि हमारे जीने के लिए जो जल है वह बहुत ही जरूरी है। जल अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमें कमजोरी महसूस होती है, हम ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी कि हमारे शरीर का जो आधे से ज़्यादा जो भाग है वह किससे भरा हुआ है? जल से ही, यानी कि जल पर ही डिपेंड है। इसलिए हमारे जीने के लिए, जीवन के लिए जल बहुत ही जरूरी होता है। ये जो जल है उसमें कई तरह के पदार्थ अवयव मिले हुए होते हैं, जिनमें कि है कार्बोनेट, क्लोरीन, कैल्शियम, इस तरीके के कई सल्फेट है, इस तरीके के कई तरह के कार्बोनेट, क्लोरीन, इस तरीके की ये कई तरह के जो लवण हैं, ये सारे लवण किसमें मिले हुए होते हैं? जल में मिले हुए होते हैं। इन सारे लवणों के मिलने के कारण जल क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध या कह सकते हैं हम जल की कठोरता, यानी कि जल जो है वह मृदु जल से क्या बन जाता है? कठोर जल बन जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? इन सारे लवणों की उपस्थिति के कारण जल क्या बन जाता है? कठोर बन जाता है। यानी कि जो जल की कठोरता होती है वह किसके कारण होती है? इन लवणों की उपस्थिति के कारण। यानी कि इनकी मात्रा जब जल में बढ़ जाती है तो जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे जल की कठोरता भी बढ़ती जाती है। जल जो है वह दो प्रकार के होते हैं, कठोर जल पहला और दूसरा मृदु जल। ये दो तरह के जल होते हैं। जल दोनों ही काम के होते हैं, लेकिन कठोर जल जो होते हैं उनमें अशुद्धियां मिली हुई होती है, और मृदु जल जो होता है उसमें वह अशुद्धिय रहित होते हैं, यानी कि शुद्ध जल होता है, इसलिए ये मृदु जल कहलाता है। अब पहले हम कठोर जल के बारे में समझते हैं कि कठोर जल जो है वह क्या काम है? इसमें अशुद्धियां उपस्थित होती है। अशुद्धियां इसमें उपस्थित होती है। ये अशुद्धियां मैंने आपको बताई जो किस रूप में उपस्थित होती है। इन सारे लवणों की उपस्थिति के कारण या इनकी मात्रा बढ़ने के कारण धीरे धीरे जल की जो कठोरता है वह बढ़ती जाती है। यानी कि कठोर जल जो है वह कठोर, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि खारा जल बनने लग जाता है, जो कि हमारे पीने योग्य नहीं होता है। पीने पे हमें खारापन महसूस होता है। जिस जल को हम पी नहीं पाते वह कठोर जल कहलाता है। इसमें न तो हम ये पीने योग्य पानी होता है, न इसको हम किसी दूसरे कार्य में ले सकते हैं। अगर यदि इनमें हम कपड़े धोते हैं तो कपड़ों पर से भी वह अच्छे से साफ नहीं हो पाएंगे, उनमें से मैल अच्छे से साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन यही कपड़े हम अगर मृदु जल में धोए, यानी कि मीठे जल में अगर धोए तो कपड़े जल्दी से साफ हो जाते हैं। मीठा जो जल होता है वह पीने योग्य भी होता है, उसको पीने पर हमें अच्छा महसूस होता है और हम वो पी सकते हैं। उनमें खारापन, उस जल में खारापन नहीं होता है, लेकिन कठोर जल में खारापन होता है। ये कपड़े धोने के काम में भी नहीं आता। जैसे गर्मी के दिनों में कूलर में पानी का यूज लेते हैं, तो या किसी जैसे टंकी में वगैरह भी पानी रहता है तो इसमें फ्लोराइड की वगैरह की मात्रा इतनी अत्यधिक होती है कि वह बड़े बड़े उसमें जम जाता है, तह में जम जाते हैं।
तो कठोर जल में ऐसी अशुद्धियां होती है जिसके कारण कि वो पानी काम में नहीं लिया जाता है, जंग लग जाता है इनके कारण। कठोर जल के कारण क्या होता है, जंग लग जाता है। यानी कि सब तरह से अगर देखा जाए तो जो कठोर जल है वह कम से कम जो है काम में लिया जाता है। यानी कि इस कठोर जल का शुद्धिकरण किया जाता है और शुद्धिकरण के बाद इसको मृदु जल में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि इसको कई प्रक्रियाओं के द्वारा कठोर जल को मृदु जल में बदल कर फिर इस जल को काम में हम ले सकते हैं। अब जो कठोर जल होता है, यानी कि जो जल की कठोरता होती है वह भी दो तरह की होती है। अस्थायी कठोरता और दूसरी आती है स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता वह होती है जब इसकी कठोरता को जब हम बदलते हैं, यानी कि इसमें कई तरह की प्रक्रियाओं के द्वारा इसको मृदु जल में बदला जाता है, इसमें कई प्रक्रियाएं आजमाई जाती है। तो ये जो इसको जैसे कि जल को उबालना है, ठीक है, निष्पादन करना है, यानी कि जल को छानना है, अगर इन प्रक्रियाओं के द्वारा यानी कि जल को उबालने पर उसकी कठोरता अस्थायी रहती है, यानी कि वह जल्दी से शुद्ध हो जाता है, यानी कि कठोरता उसकी अशुद्धियां चली जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वह जो जल होगा वह या वह कठोरता क्या होगी, अस्थायी होगी। यानी कि अस्थायी रूप से कठोरता रहती है। यानी कि उस कठोरता को अगर हम मिटाते हैं या नष्ट करते हैं तो वह तुरंत ही नष्ट हो जाती है। दूसरी आती है स्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता वह होती है जिसमें कि किसी भी तरीके से इसकी कठोरता को, इस जल की कठोरता को अगर हम दूर करते हैं किसी भी प्रक्रिया द्वारा, तब भी उसमें जो कठोरता है वह क्या होती है, बनी रहती है, यानी कि अशुद्धियां नष्ट नहीं होती है। कितनी भी प्रक्रियाओं द्वारा, कितने भी उपयोग के द्वारा भी ये जो इसकी कठोरता है वह स्थायी रूप से बनी रहती है, यानी कि अशुद्धियां इनमें मौजूद रहती है। अस्थायी कठोरता में से अशुद्धियां जल्दी से तुरंत नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो कठोरता है वह दो तरह की होती है। फिर आते हैं हम मृदु जल के बारे में, यानी कि इसका दूसरा हम कह सकते हैं मीठा जल, और इसे खारा जल, यानी कि खारा पानी और मीठा पानी। मीठा जो जल होता है, यानी कि मृदु जो जल होता है, उसको हम ये जो जल है वह पीने योग्य होता है, यानी कि पीने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अन्य कामों में भी, जैसे कि कपड़ों को आसानी से साफ करता है, कपड़ों को आसानी से साफ करता है, यानी कि गंदगी को आसानी से दूर किया जा सकता है। किसी भी तरीके से जो मीठा जो जल होता है वह बहुत ही उपयोगी है। खाना बनाने में भी, खाना पकाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। खाना पकाना यानी कि जब हम सब्जियां वगैरह जो भी बनाते हैं वह मृदु जल में, यानी कि मीठे जल में जल्दी से पक जाती है, कम समय में जल्दी से पकती है। लेकिन ये कि अगर इसकी जगह हम कठोर जल अगर काम में लें तो सब्जियां देर से पकेगी, यानी कि समय बहुत अत्यधिक लगेगा और सब्जियां अच्छे से, उनका जो स्वाद जो होता है वह स्वादहीन रहेगा, यानी कि उसमें कोई अच्छा स्वाद नहीं आएगा। लेकिन मीठे जल में जो सब्जियां पकाई जाती है उसमें समय भी कम लगता है और उन सब्जियों में स्वाद भी होता है। जैसे कि बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसमें जो खाना बनते हैं उनमें हमेशा आपने देखा होगा कि पीने के कैन यूज में लिए जाते हैं। जो रसोई घर में होते हैं वो वहाँ पे पीने के कैन यूज में लिए जाते हैं। तो वो किस लिए लिए जाते हैं, यानी कि खाना बनाने के लिए वह मीठा पानी काम में लेते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि खाना जल्दी से पक जाता है और साथ में ही उस खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इसलिए मीठा जल काम में लिया जाता है। यानी कि कुल मिला के जो ये मीठा जल होता है वह शुद्ध होता है, जिसके कारण यह कई तरीके से काम में लिया जा सकता है। लेकिन जो कठोर जल होता है वह अशुद्धियाँ
अशुद्धियों से घिरा हुआ होता है, कि उसमें अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, जिसके कारण कि यह बहुत ही कम काम में लिया जाता है, या कह सकते हैं कि नगण्य के बराबर होता है ये जल, और इसको बहुत ही कम उपयोग में लिया जाता है। इस जल का उपयोग कब किया जाता है? जब इसकी कठोरता को मृदु जल में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं जल का शुद्धिकरण। जल का शुद्धिकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि जो जल, देखो, जो जल हमने प्राप्त किया, यानी कि जल के जो स्रोत होते हैं, यानी कि जल हमें कहां से प्राप्त होता है? जल जो है कहां से प्राप्त होता है? झरनों से, तालाबों से, नदियों से। ठीक है, इन सारी जगहों से हमें जो जल है वह प्राप्त किया जाता है। प्राप्त करते हैं हम, तो इन जो भी नदियाँ, झरने, तालाब है, इन सारे यानी कि जो जल के जितने भी स्रोत होते हैं, ठीक है ना, उन सब स्रोतों में यानी ये जो भी चीजें हैं प्राकृतिक रूप की है, यानी कि इसमें प्रकृति की जितनी भी अशुद्धियाँ होती है वह क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। तो वो जो भी अशुद्धि है, जो झील, तालाब वगैरह है, इन सब में जो अशुद्धियाँ जाती है प्रकृति की, वह सारी अशुद्धियाँ किसमें मिक्स हो जाती है? जल में मिक्स हो जाती है, यानी कि वह जल क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। यानी कि उसमें जितनी भी प्रकृति की अशुद्धियाँ थी, धूल मिट्टी के जितने भी कण होते हैं, गंदगी होती है, वह सारी उस जल में मिल जाती है, घुल जाती है, जिसके कारण जल क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्ध जल का हमें क्या करना पड़ता है? शुद्धिकरण करना पड़ता है। उस जल का शुद्धिकरण करने के बाद हम उस जल को पीने योग्य बनाते हैं, और उसके बाद वह जल हमारे पास भेजा जाता है। अब ये जो जल का शुद्धिकरण है, यह दो प्रकार से किया जाता है। प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से इनका शुद्धिकरण किया जाता है। अब जो प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से, यानी कि प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से इनको शुद्धिकरण किया जाता है, और कृत्रिम रूप से यानी कि हमारे द्वारा, मानवों के द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाता है, जिससे कि यह मृदु जल में यानी कि मीठे जल में हमारे पीने योग्य ये जल बन सके। इस जल का शुद्धिकरण का मतलब इनमें जितनी भी अशुद्धियां मौजूद है, उन अशुद्धियों को दूर करना है। प्राकृतिक रूप से इनका शुद्धिकरण जो किया जाता है वह 3 तरह से होता है। पहला, भाप बनाकर, ठीक है, फिर क्षीणीकरण करके, तहटीकरण करके, ठीक है ना। ये 3 तरीके से जल का जो शुद्धिकरण है वह प्राकृतिक रूप से यानी कि प्रकृति के द्वारा इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल को भाप बनाकर उसकी जो भी अशुद्धियां होती है उसको उड़ा दी जाती है, और उसके बाद जो जल बचता है वह शुद्ध जल। क्षीणीकरण, इसमें जो कम मात्रा में जो अशुद्ध जल होता है उसमें शुद्ध जो जल होता है उसकी अधिक मात्रा को मिलाकर, यानी कि जो अशुद्धियां जो होती है उसको शुद्ध जल के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? क्षीण कर दिया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है। फिर तलहटीकरण के द्वारा यानी कि जो भी अशुद्ध जल होता है उसको क्या किया जाता है? एक बड़े टैंक में एकत्रित किया जाता है, यानी कि बड़े से बौज में उसको एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करके उसको कई दिनों तक ऐसे के ऐसे पड़ा रहने देते हैं, जिससे कि उसमें जितनी भी अशुद्धियां होती है वह नीचे बैठ जाती है। वह कहलाता है तलहटी, यानी कि तल में जाकर वो सारी अशुद्धियां बैठ जाती है, और ऊपर का जो जल होता है उसको हम काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से 3 विधियों के द्वारा प्राकृतिक रूप से जल का शुद्धिकरण किया जाता है। ये शुद्धिकरण हम घर में भी करते, कई बार देखते हैं गंदा पानी आता है, उस गंदे पानी को हम रख देते हैं, तो उसमें रखने के बाद क्या करते हैं? उस पानी में देखते हैं दूसरे तीसरे दिन क्या होती है? जो भी गंदगी होती है वह नीचे तलवे में बैठ जाती है। उसके बाद भी अगर उस जल में अशुद्धि होती है या वो गंदा दिखता है, उसमें हम क्या डालते हैं?
डाली जाती है फिटकरी। इस फिटकरी के द्वारा क्या होता है, जो भी अशुद्धि या गंदगी जो होती है वह उस जल में से अलग कर देती है, उसको जल में से हटा देती है। अलग करने के कारण क्या होती है, जितनी भी अशुद्धियां होती है वह नीचे तलवे में जाकर बैठ जाती है और ऊपर जो भी जल होता है वह शुद्ध हो जाता है और उस जल को हम छानकर अलग कर देते हैं और काम में उपयोग में उस जल को लिया जाता है। यानी कि जो फिटकरी है उसका उपयोग इस तलहटीकरण में लिया जाता है, जिससे कि जल को शुद्ध बना सकते हैं। फिर आता है कृत्रिम उपाय, जो ये जितने भी कृत्रिम उपाय हैं उसके द्वारा भी जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसमें आता है आचमन विधि, आचमन विधि, फिर आता है उबालना और तीसरा आता है निष्पदन यानी कि छानना। ये जो विधियां हैं, ये विधियां हम कृत्रिम रूप से यानी कि हमारे द्वारा घरों में हम ये विधियों का उपयोग करते हैं। आचमन के द्वारा यानी कि वस्तु को गर्म कर उसके ऊपर से उसको स्थिर रख के उस पानी को अलग कर देना, वह आचमन विधि के द्वारा उसको हम पानी को शुद्ध पानी को अलग कर सकते हैं। उबालना यानी कि पानी को बॉईल करके, पानी को जो है वो कितने फ़ारेनहाइट तक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर अगर पानी को गर्म किया जाता है तो वह पानी क्या हो जाता है, उसकी जितनी भी अशुद्धियां होती है वह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी कि उसमें जितने भी कीटाणु है, गंदगी उपस्थित होती है वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो भी हम पानी बॉईल कर रहे हैं उस पानी को बॉईल करने के लिए उसका तापक्रम कितना रखना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है, जिससे कि उसकी जितनी भी अशुद्धियां है वह सब नष्ट हो जाती है। फिर तीसरा आता है स्पंदन। स्पंदन यानी कि पानी को छानना। यह कार्य हम रोज करते हैं घरों में। पानी सुबह सुबह हम ये कार्य मटकों को छानने का काम किया जाता है। यानी कि पानी जो भी होता है, दिन भर का जो पानी होता है, हम दूसरे दिन सुबह उसको क्या करते हैं, छानते हैं, जिससे कि उसमें जितने भी गंदगी है, जो हम सारे दिन उसमें से पानी लेके पीते हैं तो उसमें कई तरह की गंदगी चली जाती है, उसका ढक्कन जो है दूर भी रहता है, तो प्राकृतिक रूप से हवा वगैरह जो जाती है इसमें से भी कीट पतंगे भी चले जाते हैं। जो जितनी भी तरह की जो भी अशुद्धियां होती है वह छानने के द्वारा क्या हो जाती है, दूर हो जाती है और शुद्ध जल छान कर अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इन तीन विधियों के द्वारा यानी कि इन तीन कृत्रिम विधियों के द्वारा जल का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। यानी कि जो जल का शुद्धिकरण करते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम विधियों के द्वारा जो जल का शुद्धिकरण किया जाता है उसके द्वारा जो हमें जल प्राप्त होता है वह क्या होता है, अशुद्धि रहित जल होता है। यानी कि वह एकदम शुद्ध पीने योग्य पानी होता है, जिसका उपयोग हम हर तरीके से ले सकते हैं। ये था जल का शुद्धिकरण। उसके बाद आते हैं जल के शुद्धिकरण के बाद यानी कि जल की जो एक कठोरता होती है उस कठोरता को हम मृदु जल में किन किन तरीके से बदल सकते हैं। यानी कि जल को कठोर जल को मृदु जल में किस तरीके से बदला जाता है। तो जिसमें सबसे पहले आती है क्लार्क विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, चूने का पानी काम में लिया जाता है। यानी कि जो चूना है वह 10% चूने का पानी काम में लिया जाता है और उसके बाद इस चूने के पानी को साफ जो भी अशुद्ध जो जल होता है उसमें मिलाया जाता है, जिससे कि मिलाने के बाद कुछ देर के बाद उसमें जो परतें शुद्ध जल की जो परतें जमा हो जाती है, तो जो आप फिटकरी जो जैसे डालते हैं, फिटकरी डालने से जो सारी अशुद्धियां फटकी क्या हो जाती है, नीचे रह जाती है। बस ये वही विधि है कि इसमें जो शुद्ध परतें जम जाती है चूने का पानी डालते ही।
उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए, जिससे कि साफ जो पानी पड़ते चलती है उसको खिंचाव विधि के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर सेकंड आती है फोस्टर क्लार्क विधि। इस विधि में भी जो चूने के पानी से जो शुद्ध किया गया पानी है उसको जिस तरीके से इसको खींच के पानी को बाहर निकाला जाता है उनकी शुद्ध परतों को, उसी तरीके से फोस्टर क्लार्क विधि में उस पानी को क्या किया जाता है, छान दिया जाता है, यानी कि पानी को छान कर निस्पंदन की विधि के द्वारा उसको अलग किया जाता है। फिर जो तीसरा आता है वो है हस्टनम एक्सरसाइज। विधि, इसमें क्या किया जाता है, चूने का जो चूना लिया जाता है उस चूने के साथ क्या मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है, और वो दोनों मिलाने के बाद उसमें से अशुद्धियों को दूर किया जाता है और जो शुद्ध जल होता है उसको अलग कर दिया जाता है। फिर लास्ट आपके आती है स्टेनहोप प्रणाली। चौथी जो है प्रणाली वो है स्टेनहोप विधि। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है कास्टिक सोडा लिया जाता है, कास्टिक सोडा और चूना काम में लिया जाता है। यानी कि इस विधि में चूने के साथ कास्टिक सोडा लिया जाता है और इस विधि के साथ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड काम में ली जाती है। जो चूने और कास्टिक सोडे को मिलाकर उस जल को शुद्धिकरण किया जाता है। यानी कि इन चारों क्लार्क विधि, फोस्टर क्लार्क विधि, हस्टनस्ट एक्सरसाइज विधि और स्टेनहोप विधि, इन चारों विधियों के द्वारा जल की जो कठोरता है उसको मृदु जल में यानी कि खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि जो पानी अशुद्धियां मौजूद है, जिसमें अशुद्धियां है, जो अशुद्ध जो जल है उसको शुद्ध बनाया जाता है। यानी कि जो हमारे पीने के अयोग्य है उसको हमारे पीने के योग्य बनाया जाता है। यानी कि जो जल काम में नहीं लिया जाता उसको उपयोगी बनाया जाता है। इन चारों विधियों के द्वारा उस जल का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आज हमने जल के बारे में पढ़ा है। जल क्या चीज है, हमारे जीवन में जल क्यों महत्वपूर्ण है, जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल में कौन सी अशुद्धियाँ होती है, जल कितने प्रकार के होते हैं, उसको जल की जो कठोरता है उसको किस तरीके से दूर किया जाता है और जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में आज हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से ये सब कुछ पढ़ने के बाद पता चलता है कि जल जो है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए जल को शुद्धिकरण का ध्यान में रखकर, यानी कि जल को समय समय पर उसका शुद्धिकरण करना चाहिए और उसी जल को, शुद्ध जल को हमारे जीवन में उपयोग में लेना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य जो है वह स्वस्थ बना रहे। इसके लिए शुद्ध जल का होना बहुत ही जरूरी है। अगर जल अशुद्ध होगा तो वह सारी अशुद्धियाँ हमारे पीने के द्वारा वह सारी अशुद्धियाँ हमारे शरीर में जाएगी, जिससे हम अस्वस्थ हो जाएंगे और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए और शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए हमें इन सारे मेथड का या इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। तो आज इसी के साथ, जल के टॉपिक के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।